सुप्रभात। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको समाजीकरण की एजेंसियों के बारे में बताने का उसमें परिवार बताया था आपको। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, क्रीड़ा समूह। समाजीकरण की दृष्टि से बच्चे के लिए मित्रों का समूह अथवा खेल समूह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। परिवार के बाद वह अपने हमजोलियों एवं खेल के साथियों के संपर्क में आता है जो उसके हम उम्र होते हैं। ये लोग उसे अपनी परिस्थिति एवं वर्ग के मूल्यों से परिचित कराते हैं। खेल समूह में बच्चा खेल के नियमों का पालन करना सीखता है। वह दूसरों के नियंत्रण में रहना और अनुशासन का पालन करना भी सीखता है। उसमें नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं तथा लोगों को नियंत्रण व अनुशासन में रहना भी सीखता है। वह खेल में हार और जीत होने पर परिस्थितियों से अनुकूलन करना भी सीखता है। इसी के दौरान वह पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और स्व संघर्ष की भावनाएं भी ग्रहण करता है। समय आने पर बच्चा कानून और व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है और जब कोई खेल के नियमों को तोड़ता है तो वह उसका विरोध करता है और स्वयं नियमों का रक्षक बन जाता है। क्रीड़ा समूह भी पुरस्कार एवं दंड के द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहारों को अस्वीकृत या अस्वीकृत करता है। रिजमैन ये मानते हैं कि खेल समूह वर्तमान समय में समाजीकरण करने वाला एक महत्वपूर्ण समूह है, क्योंकि आजकल व्यक्ति मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के लिए अपने हम उम्र के लोगों पर अधिक निर्भर करते हैं। इसलिए व्यक्ति अपने निर्णयों के लिए मित्रों की सलाह को अधिक महत्व देता है। रिजमैन का मत है कि आज का व्यक्ति दूसरों द्वारा अधिक निर्देशित होता है, जबकि ग्रामीण एवं आदिम समाज के लोग परंपरा व स्वनिर्देशित होते हैं। मित्रों का समूह मिलने जुलने के अधिक अवसर प्रदान करता है और इसमें बच्चा वह ज्ञान प्राप्त करता है जो परिवार के सदस्य नहीं दे पाते। इस प्रकार खेल समूह में वह नवीन मूल्यों को ग्रहण करता है। फिर नेक्स्ट है पड़ोस। पड़ोस का भी बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चों के ही नहीं वरन युवकों के समाजीकरण में भी पड़ोस का विशेष योगदान होता है। शहरों की तुलना में गांव में पड़ोस का अधिक प्रभाव होता है। बच्चे अनजाने में ही पड़ोसी से कई बातें सीख जाते हैं। पड़ोस के लोग बच्चे को स्नेह एवं प्यार में कई नई बातों का ज्ञान कराते हैं। उसकी प्रशंसा एवं निंदा के द्वारा उसे समाज सम्मत व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं। पड़ोसी समय समय पर उसे ये बताते हैं कि उसने किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट है नातेदारी समूह। नातेदारी समूह में रक्त एवं विवाह से संबंधित सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। भाई बहन, पति पत्नी, साले साली, सास ससुर और अन्य संबंधियों के संपर्क से व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता ही है। इन सभी के प्रति उसे भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती हैं। किसी के साथ घनिष्ठ और किसी के साथ हंसी मजाक के संबंध होते हैं। कहीं परिहास या दूरी बढ़ती जाती है। विभिन्न रिश्तेदार भी बच्चे पर अपना प्रभाव डालते हैं जिसे वह आत्मसात कर लेता है। नेक्स्ट है विवाह। विवाह का भी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद लड़के व लड़की को पति व पत्नी की भूमिका निभानी होती है और नए दायित्वों का निर्वाह करना होता है। उन्हें एक दूसरे के लिए त्याग भी करना होता है, निष्ठा रखनी होती है और आगे चलकर ये माता पिता, दादी दादा, नाना नानी आदि की परिस्थिति ग्रहण करते हैं। इस प्रकार विवाह के बाद बालक को नई परिस्थितियाँ एवं भूमिकाएं ग्रहण करनी होती है जिन्हें कि वह आंतरिकत करता है। उपयुक्त प्राथमिक संस्थाओं के अतिरिक्त वर्तमान समय में अनेक द्वितीयक संस्थाएं भी समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। द्वितीयक संस्थाएं किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती हैं। उनमें सबसे पहला है शिक्षण संस्थाओं। शिक्षण संस्थाओं में हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि सभी को गिनते हैं। शिक्षण संस्थाओं में बच्चा प्रमुख रूप से गुरुजनों, पाठ्यपुस्तकों एवं साहित्य तथा कक्षा के साथियों से अनेक बातें सीखता है। कोई न कोई अध्यापक उसका मॉडल अवश्य होता है जिसके अनुरूप वह अपने आप को ढालना सीखता है। अध्यापक के आदर्श विचार, आचरण तथा रहन सहन के ढंग भी छात्र अपनाता है।
छात्रावास में एवं कक्षा में वह अन्य सहपाठियों के संपर्क में अनेक बातें सीखता है। पुस्तकों एवं साहित्य से नवीन ज्ञान भी अर्जित करता है। उसकी मानसिक क्षमता का विकास होता है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। वह देश विदेश के समाजों एवं संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इस तरह से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्थाएं। व्यक्ति के समाजीकरण में राजनीतिक संस्थाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है। ये संस्थाएं व्यक्ति को आत्म का बोध कराती है। तानाशाही एवं प्रजातंत्र शासन में भिन्न भिन्न प्रकार का समाजीकरण होता है। तानाशाही सरकार में व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा की भावना कम होती है, अतः उससे स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ती है। प्रजातंत्रीय एवं कल्याणकारी राज्य में सरकार लोगों की भलाई, शिक्षा एवं कल्याण के लिए अनेक कार्य करती है। इससे व्यक्ति को व्यक्तित्व निर्माण के सुअवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति को जीवन यापन के लिए समर्थ बनाती है। इसके द्वारा हम यह सीखते हैं कि बाजार, बैंक व दुकान में किस प्रकार से व्यवहार करें। ये संस्थाएं ही व्यक्ति को व्यावसायिक संघों से परिचित कराती है। व्यक्ति में सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं समायोजन के भाव पैदा करती है। बेईमानी व ईमानदारी के लक्षण भी व्यक्ति इन्हीं संस्थाओं के द्वारा सीखता है। धार्मिक संस्थाएं व्यक्ति के जीवन पर धर्म का गहरा प्रभाव होता है। ईश्वरीय भय एवं श्रद्धा के कारण वह नैतिकता तथा अन्य गुणों को ग्रहण करता है। व्यक्ति में पवित्रता, न्याय, शक्ति, सचरित्रता, कर्तव्यपरायणता, दया, ईमानदारी आदि गुणों का विकास करने में धर्म प्रमुख भूमिका निभाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एवं चर्च में हम किस प्रकार का आचरण करेंगे, ये धार्मिक संस्थाएं ही बताती हैं। धर्म ग्रंथ, उपदेशक एवं साधु संतों का प्रभाव भी लोगों के आचरण पर होता है। पाप, पुण्य तथा स्वर्ग एवं नरक की धारणा लोगों को सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करने पर बल देती है। धार्मिक भय के कारण ही कई अपराधी, डाकू, हत्यारे एवं क्रूर व्यक्ति भी अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक संस्थाएं। आधुनिक समाज में अनेक सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे संगीत अकादमी, नाटक अकादमी, कवि सम्मेलन एवं क्लब आदि व्यक्ति के विकास में योग देते हैं। ये संस्थाएं व्यक्ति को अपनी संस्कृति से परिचित कराती है। इनके द्वारा व्यक्ति अपनी प्रथाओं, परंपराओं, वेशभूषा, साहित्य, संगीत, कला, भाषा आदि से परिचित होता है और ये संस्थाएं उसके व्यक्तित्व विकास में योग देती हैं। नेक्स्ट है व्यवसाय समूह। व्यक्ति जिस व्यवसाय में लगा होता है उसके मूल्यों को भी ग्रहण करता है। वह व्यवसाय के दौरान अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है। छोटे बड़े अधिकारी, एजेंट, मैनेजर आदि के संपर्क में वह व्यावसायिक ज्ञान व गुण ग्रहण करता है तथा प्रशासनिक ढांचे से परिचित होता है। इन सभी संस्थाओं के अतिरिक्त व्यक्ति के किसी अजनबी के संपर्क में आने पर भी उससे एक विशिष्ट प्रकार के व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। भारत में व्यक्ति जातीय समूह से भी कई बातें सीखता है। जाति के अनुसार ही उसे खान पान, छुआछूत, विवाह आदि के नियमों का पालन करना होता है। प्रत्येक जाति की अपनी संस्कृति होती है जिसे व्यक्ति को सीखना आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति ज्यों-ज्यों बड़ा होता है उसका सामाजिक दायरा भी बढ़ता जाता है और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उसका सामाजिकरण होता जाता है। व्यक्ति के सामाजिकरण करने में अनेक कारकों का योगदान होता है। इस तरह से प्रोफेसर डेविस का मत है कि व्यक्ति दो भिन्न प्रकार के संचरण की उपज है, आनुवांशिक तथा सामाजिक। माता पिता के वाहक गुणों, गुणसूत्रों एवं प्रजनन आदि की क्रिया द्वारा व्यक्ति को शरीर एवं शारीरिक क्षमताएं प्राप्त होती हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवंशिकी मानव की इस जैविक विरासत का अध्ययन करती है। दूसरी ओर सामाजिक, सांस्कृतिक सीख तथा प्रतीकात्मक संवहन द्वारा व्यक्ति को सामाजिक विशेषताएं प्राप्त होती हैं। ये कार्य विभिन्न प्राथमिक व द्वितीयक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जैविक विशेषताएं ही व्यक्ति की
सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण अनुकूलन क्षमता को तय करती है। इस तरह से प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाओं के द्वारा व्यक्ति का अलग अलग स्तर पर समाजीकरण होता जाता है। व्यक्ति ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता है, उसके समाजीकरण का दायरा भी बढ़ता जाता है। धन्यवाद।